हेलो स्टूडेंट, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी फ्रिक्शन का हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक, लिमिटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। उपरोक्त विवरण के आधार पर इन्हें हम निम्न 3 प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती तो उस दशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध स्थैतिकीय घर्षण कहलाता है। यानी दो पिंड जब आपस में गति नहीं कर रहे हैं और ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो उनकी कौन सा घर्षण उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर कि चरम या सीमांत फ्रिक्शन। दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों के सापेक्ष गति होने ही वाली होती है, जस्ट चालू होने वाला है, जस्ट होने वाला है, तो क्या कहलाता है? वो चरम या सीमांत फ्रिक्शन कहलाता है। और संबंधित अधिकतम घर्षण बल को चरम या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है डायनामिक और काइनेमेटिक। जब एक पिंड दूसरे के सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर घर्षण गतिकीय घर्षण तथा संबंधित बल गतिकीय घर्षण बल कहलाता है। गतिकीय घर्षण बल का मान उन्हीं दो पिंडों के लिए उनके चरम घर्षण बल से कुछ कम होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। इधर घर्षण बल है, इधर लगाया गया बल है। तो पहले हम देखते हैं स्थिर अवस्था में। पहले डायग्राम समझिए। पहले हम समझते हैं स्थिर अवस्था में। तो देखिए पहले जहाँ हमने बल P लगाया तो बल P लगाने के बाद P के साथ साथ F का मान बढ़ता जा रहा है। जितना मान P का लेंगे उतना ही ज़्यादा मान F का बढ़ा हुआ लेंगे। और जहाँ तक बस जस्ट ये चालू होने वाला होगा वहाँ तक स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होगा। जैसे ही ये गतिकीय अवस्था में आ जाएगा तो क्या होगा? इसका मान गिर जाएगा कुछ और कम हो जाएगा, फिर स्थिर हो जाएगा। तो क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ कम होता है गतिक डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये डायग्राम है, ये समझने के लिए। घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के नियमों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पहला हो गया स्टैटिक घर्षण के नियम, लिमिटिंग घर्षण के नियम, फिर गतिक घर्षण के नियम। व्याख्या देखिए इसकी। पहला स्थैतिकी घर्षण के नियम। दो संपर्क सतहों यानी जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं के संपर्क तल पर घर्षण बल सदैव स्पर्श रेखीय होता है तथा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, आगे समझ। दूसरा देखते हैं इसका नियम। घर्षण बल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और स्थैतिक संतुलन की अवस्था में वह लगाए गए बल के ठीक बराबर होता है ताकि पिंड को गति में आने से केवल रोका जा सके। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्या होगा? स्पर्श रेखीय होगा। और दूसरा क्या है? जैसे चल नहीं रहा है तो हमने P फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना हो गया? F। यानी ये रोक रहा है, P को बैलेंस कर रहा है, तो P बराबर F। क्या हो जाएगा स्थैतिक फ्रिक्शन में? P बराबर F। अब देखते हैं सीमांत घर्षण के नियम। चरम या सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया में एक स्थिर अनुपात होता है तथा ये संपर्क सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स F/R बराबर म्यू स्थिरांक, जहाँ F चरम घर्षण बल है और R अविलंब प्रक्रिया है। स्थिरांक म्यू को घर्षण गुणांक
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा नियम देखिए, चरम घर्षण बल का मान पिंड के संपर्क सतह के क्षेत्रफल तथा आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये अविलंब प्रतिक्रिया R पर निर्भर करता है। F बराबर म्यू इंटू आर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तापमान के सामान्य परिवर्तन के लिए म्यू का मान स्थिर ही रहता है। गति आरंभ हो जाने पर सीमांत घर्षण के उपरोक्त नियम सत्य रहते हैं। गति के समय घर्षण गुणांक म्यू का मान ब्रह्मवृक्ष की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। घर्षण बल पर पिंड के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हैं गतिक घर्षण के नियम। दो संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति होने की स्थिति में घर्षण गुणांक का मान स्थिर अवस्था से कुछ कम होता है। इसका कारण यह है कि गतिकीय घर्षण का मान चरम घर्षण से थोड़ा कम होता है। सापेक्ष गति की स्थिति में घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत होता है। गतिकीय घर्षण बल का मान पिंडों की सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये स्थिर रहता है, परंतु बहुत अधिक गति के मान पर यह काफ़ी कम हो जाता है। घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब संतुलन सीमांत हो तो पिंड ठीक चलने की स्थिति में होता है। इस अवस्था में चरम घर्षण बल F और पिंड का अविलंबीय प्रतिक्रिया R का अनुपात सदैव कांस्टेंट रहता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, तथा इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। F अपॉन R बराबर एक कांस्टेंट बराबर म्यू या F बराबर म्यू इंटू आर। म्यू का मान 0 और 1 के मध्य होता है। यदि पिंड पूर्णतः चिकने हो तो म्यू बराबर 0 होता है। घर्षण गुणांक का मान उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिनसे कि संपर्क में आने वाले पिंड बने होते हैं। इस गुणांक का मान संपर्क तलों की अवस्था पर भी निर्भर करता है। जैसे संपर्क तल सूखे हैं या उन पर कोई स्नेहक लगा हुआ है। जब दो तलों में सापेक्ष गति होती है तो अवस्था में घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिकीय घर्षण गुणांक भी कहते हैं। स्थिर अवस्था में घर्षण गुणांक को स्थैतिकीय घर्षण गुणांक कहते हैं। कुछ सूखी प्रमुख सतहों के लिए घर्षण गुणांक के मान निम्न हैं। इस्पात तथा इस्पात के बीच 0.4 से 0.8, ढलवा लोहे तथा ढलवा लोहे के बीच 0.3 से 0.4, लकड़ी तथा लकड़ी के बीच 0.2 से 0.5, लकड़ी तथा धातु के बीच 0.2 से 0.6, कांच तथा धातु के बीच 0.1 से 0.2, धातु तथा पत्थर के बीच। अब देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब संपर्क में दो पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में होते हैं, अर्थात उनके बीच घर्षण बल क्रिया करता है, तो इस घर्षण बल और क्रिया का परिणामी जो कोण अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अब देखते हैं
परिणामी प्रतिक्रिया रिजल्टेंट रिएक्शन। चित्र 4.5, ये चित्र दे रखा है 4.5 के अनुसार टुकड़े पर मेज की अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, जो कि दे रखा है। देखिए नॉर्मली ऊपर की ओर लग रही है आर, तथा चरम घर्षण बल एफ का परिणामी एस है, जो कि ये दे रखा है। देखिए एक एरो के द्वारा दिखाया गया है, सी पॉइंट की ओर देखिए, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया आर से परिणामी एस लैम्डा कोण बनाता है। ये हमने लैम्डा कोण ले लिया, ये कोण ही घर्षण कोण है, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणाम के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम? घर्षण कोण। ये समझ आ गया होगा घर्षण कोण। अब परिणामी एस को परिणामी प्रतिक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं चित्र के अनुसार समांतर ABCD समांतर चतुर्भुज पूर्ण कीजिए। अब हमने पूर्ण कर दिया। देखिए बी पॉइंट मान लिया किसके लिए? आर के अपर पोर्शन के लिए, और ए इसके निचले हिस्से के लिए। सी क्या मान लिया हमने? परिणामी के आउटर पोर्शन के लिए, और डी क्या मान लिया? एफ के आउटर पोर्शन के लिए, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। तो tan थीटा बराबर लगाइए। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला कोण BC, लाइन BC, आधार हो जाएगी AB। तो BC tan लैम्डा बराबर BC अपॉन AB। तो tan लैम्डा क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ से देखिए समझिए, BC बराबर AD होगा, है ना। BC बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो लाइन AD बराबर BC। तो जो लंबाई BC की है वही लंबाई क्या होगी? AD की होगी। तो AD बराबर BC, तो क्या हो जाएगा? AD F दे रखा है, तो BC भी F होगा। आ गया होगा समझ में। और AB का मान कितना दे रखा है? अभिलंब प्रतिक्रिया R, तो F अपॉन R आ गया टाइम लैम्डा। परंतु यदि चरम घर्षण बल है तो म्यू बराबर F अपॉन R, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर क्या होता है? F अपॉन R। अब एक मान रख लीजिए, F बराबर म्यू इंटू R होगा। इसमें जो ऊपर आया है tan लैम्डा बराबर F अपॉन R, इसमें F की जगह क्या रख दोगे? म्यू इंटू R रख दिया। तो नीचे आता 1 से, समीकरण 1 से देखने पर tan लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? म्यू। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स म्यू, ठीक है। घर्षण गुणांक क्या होगा? घर्षण कोण क्या होगा? tan इनवर्स म्यू। अतः इस प्रकार समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि घर्षण कोण का टेंजेंशियल घर्षण गुणांक के बराबर होगा। घर्षण कोण का टेंजेंट घर्षण गुणांक के बराबर होगा, क्योंकि घर्षण बल का अधिकतम मान म्यू R है, इसलिए परिणामी S का अभिलंब से अधिकतम कोण घर्षण कोण लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ऑफ रेस्पॉन्स। घर्षण कोण को विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रेपोज कहते हैं। कब कहेंगे इसे? अर्थात विश्राम कोण किसी भी नत तल का क्षैतिज से वह अधिकतम कोण है जिस पर संबंधित पिंड बिना बाह्य बल की सहायता से विश्राम कर सकता है। आया समझ में? नहीं आया? देखिए क्या हुआ, एक रजिस्टर या कॉपी या कोई बुक ली हमने, उसके ऊपर हमने रबड़ रखी या कटर रख दिया, अभी क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है, ठीक है। जब हम उसके किताब के एक सिरे को पकड़ के उठाना शुरू करते हैं तो क्या होगा? किसी एंगल पे उठती हुई चली जाएगी वो। तो ये बता रहे हैं कि वो रबड़ जब तक इतना एंगल कर दिया जाए कि वो खुद फिसलने ना लगे, जब ज़्यादा किसी चीज़ को उठा दोगे तो वो खुद फिसलने लग जाएगी। जहाँ तक नहीं फिसलती है वो अधिकतम मान
उस एंगल का अधिकतम मान, उस कोण का अधिकतम मान क्या कहलाएगा? विश्राम कोण। आया होगा, समझ आया होगा। माना कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है तथा भार W भार का एक पिंड इस नत तल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है और पिंड पर समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया R है। तो देखिए W क्या होगा? सेंट्रली डाउनवर्ड लगेगा। देखिए W इस डायग्राम में दिखाया है, सेंट्रली डाउनवर्ड लगेगा, मगर R को बैलेंस किसके द्वारा किया जाएगा? इसके क्षैतिज। देखिए इसका विघटन कर लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन कर लिया, इसका रेजोल्यूशन, इस कोण का रेजोल्यूशन कर लिया, इस उसका भार का। तो क्षैतिज दिशा में कौन सा लगेगा? W cos थीटा, और इसकी लंब दिशा में कौन सा लगेगा? W sin थीटा। ठीक है, ये कोण हो गए, इनके घटक हो गए। ये W cos थीटा नीचे की ओर लगेगा और W sin थीटा क्या करेगा? इसको नीचे फिसलाने की ओर लगेगा, है ना। तो ये सेल्फी तो हो गया। देखिए इसके भार के कारण एक बल लग रहा है जो इसको नीचे की ओर लुढ़काने के लिए कार्य करेगा, जो उस बल का मान कितना होगा? W sin थीटा। समझ रहे होंगे आप, W sin थीटा। अब देखिए चूंकि पिंड समतल के अनुदिश नीचे की ओर फिसलने वाला है, अतः घर्षण बल म्यू आर समतल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रिया करेगा, जबकि म्यू घर्षण गुणांक है। अतः बलों को समतल के अनुदिश तथा लंब दिशा में विभाजित करने पर W cos अल्फा बराबर R हो गया, W sin अल्फा बराबर म्यू इंटू R हो गया। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया? tan अल्फा बराबर म्यू, ठीक है, जो किसके बराबर है? tan लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ सिद्ध किया है अल्फा बराबर लैम्डा, घर्षण कोण। अल्फा क्या है? घर्षण कोण ही है, मगर कितना है? अधिकतम। पिंड के इस गुण के कारण घर्षण कोण लैम्डा को विश्रांतिक या क्रांतिक कोण भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। आप आगे वाले लेक्चर को देखें।